दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप जिसे देख रहे हैं हमारी बगल वाली खिड़की में शिव कुमार मिश्रा जी बैठे हुए हैं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, उनसे परिचित हैं। तो परिचय में वक्त जाया नहीं करेंगे। हम आज से कोशिश कर रहे हैं मयूर जानी ऑफिशियल पे कि हफ्ते में हो सके तो 2 या 3 बार हम यूपी की बात करें। और क्योंकि मिश्रा जी जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुत वाकिफ है, पूरी तरह से वाकिफ है और बड़ी उनकी पैनी नजर रहती है वहां पे। तो हमने कहा कि मिश्रा जी आपको बुलाया करेंगे, आप जरा हमारे दर्शकों को उत्तर प्रदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही उस पर आप बताएं। तो आज उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो मुद्दा है वो ये है, छोटा सा वीडियो रहेगा। ये मुद्दा है वो ये है कि भाई पता चल रहा है कि एक राज कक्षा के मंत्री है वहां पे, असीम अरुण जी, योगी जी की कैबिनेट में। और उनकी जो हैसियत है वो इतनी पता नहीं क्यों बौनी है कि जिलाधिकारी जो है वो भी उनकी नहीं सुनते और उनको लाइन में या तो बिठा के रखते हैं। और इस तरह का मामला सामने आ रहा है। इसको लेकर दुखी होकर, आहत होकर असीम अरुण जी ने खत भी लिखा है। खत भी दिखाएंगे आपको, पर सुनना चाहेंगे क्योंकि योगी जी तो लगातार सभाएं करते नजर आते हैं। लेकिन उनके मंत्रियों का क्या ये हाल है मिश्रा जी के, जिला अधिकारी जो है वो कुछ नहीं गिनता है? क्या हो क्या रहा? आप अपना वो अनम्यूट कर दीजिए सर जी। मयूर भाई, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल होता क्या है, जब सत्ता में बैठे हुए सत्ता एक जगह केंद्रित हो जाती है और साहब को ये पता लग जाए कि जो ये अगल बगल वाले जो पिलर हैं ये किसी काम के नहीं है, वो जो मेन बीच में बीम बना हुआ है उसी पे बिल्डिंग टिकी हुई है, तो फिर लोग सुनना बंद कर देते हैं। दरअसल असीम अरुण 2022 के जनवरी में कानपुर कमिश्नरी के कमिश्नर हुआ करते थे। फरवरी में उन्होंने बीआरएस लिया जी, जनवरी में लास्ट में, और वो फरवरी में उम्मीदवारी में कूद गए और एक ऐसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े जिस पर भाजपा जीत नहीं पाती थी, कन्नौज सदर। क्योंकि वो कन्नौज के रहने वाले थे, वो खुद भी डीजीपी मटेरियल थे, उनके पिताजी श्रीराम अरोड़ उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। जी। बीजेपी को लगा कि मेरे पास कोई दलित चेहरा नहीं है। मायावती दलितों पर एक बड़ी पकड़ रखती थी और जब मायावती कमजोर पड़ रही थी तो उसी समय चंद्रशेखर रावण के नाम से एक और दलित समुदाय से नए नेता उभरे, तो अगर अब छूटा तो इनके पास चला जाएगा, लिहाजा बीजेपी के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं रहा। हालांकि इस दौरान बीजेपी ने कई बड़े विकल्प खोजे। मायावती ने जब नीचे की पंक्ति से ऊपर उठा के डीजीपी बनाए ब्रजलाल जी, बीजेपी ने उन्हें शामिल कराया, उन्हें राज्यसभा भेजा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ आम जनमानस जुड़ नहीं पाता है, आप उसे कितना भी बड़ा नेता बना दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग में फीड होता है कि जब वो अधिकारी रहता है तो लोगों से मिलता नहीं है, वो समाज के लोगों से मिलता नहीं है, और जब वो किसी काबिल नहीं रहता तो समाज उसे अंगीकार नहीं करता। ये कट सच्चाई है। तो कल एक प्रोग्राम था कन्नौज में, वहां जिलाधिकारी को पहुंचना था, एसडीएम को पहुंचना था, अपर जिलाधिकारी को पहुंचना था। मंत्री जी वहां पहुंच गए। तो मंत्री जी के पहुंचने के 15 मिनट बाद वहां एसडीएम साहब पहुंचे। तो मंत्री जी झल्ला गए होंगे, क्योंकि मंत्री जी जब कभी एडीजी रहे पुलिस में तो वहां रुतबा अलग होगा। साहब अंदर बैठे हैं, बाहर मना भिजवा दिया तो किसकी मजाल है कि अंदर घुस जाए। हालांकि वो एक अच्छे आईपीएस अधिकारी में गिने जाते थे उत्तर प्रदेश में। फिर उसके 15 मिनट बाद एडीएम साहब पहुंचे, यानी अपर जिलाधिकारी पहुंचे। अब मिनट गुजर चुके थे 45, लेकिन जिलाधिकारी साहब का कोई लता पता नहीं था। न उनकी टीम ने यह बताया कि डीएम साहब कब आएंगे या कितनी देर में आएंगे। उनका पेशेंस, उनका जो आत्मविश्वास था वो जवाब देने लगा। वो वहां से उठे और चले आए। तो पहली जो गलती उन्होंने की वो ये की, उन्हें इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करनी थी।
उन्होंने जो पत्र लिखा, आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उन्होंने जो पत्र लिखा वो उसी जिलाधिकारी को लिख दिया। अब जिलाधिकारी को लिखने के बाद उस पत्र का क्या लाभ है? आपको जिलाधिकारी ने असम्मानित दृष्टि से देखा, आपको यह पत्र लिखना था मुख्यमंत्री के नाम। मुख्यमंत्री जी, मैं कन्नौज गया, कन्नौज के जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री जी ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे बुलाया नहीं, मेरी बात को नहीं सुना और मुझे बताया भी नहीं कि वो कितनी देर में मंच पर आएंगे ताकि मैं बैठ के उनका इंतजार कर लेता। लिहाजा मैं चाहता हूं कि ऐसे अकर्मण्य, मैं बड़े शब्द बता रहा हूं, ऐसे अधिकारी को पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता। अब आपने अग्निहोत्री जी को लिखा कि मैं अत्यंत खेद के साथ आपका ध्यान रोमा स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाम 5:30 बजे आमंत्रित किया गया। एक अनुशासित नागरिक होने के नाते मैं नियत समय पर यहां पहुंचा। यहां का अनुभव शिष्टाचार, समयशीलता के विपरीत रहा। विलंब मुख्य आयोजक सुश्री वैशाली जी एसडीएम मेरे पहुंचने के 15 मिनट बाद आई, जिसके बाद एडीएम साहब का आगमन हुआ। प्रतीक्षा मैंने लगभग 45 मिनट तक कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार किया। इस दौरान मंच से घोषणा की जाती रही, कार्यक्रम आपके आगमन। मंत्री जी बैठे हैं और वहां अनाउंसर कह रहा है कि जब तक जिलाधिकारी नहीं आ जाएंगे कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। अब आप विडंबना देखिए। आप सहमत होंगे कि स्थिति मेरे लिए असहज हो गई। आप कब तक आएंगे यह भी कोई हमें बताने को तैयार नहीं था। मेरे प्रस्थान करने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। एक लोक सेवक के रूप में हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली से प्रेरणा लेनी चाहिए। समय की पाबंदी, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं है, हाँ है, उनकी कार्यशैली है, क्षमा चाहेंगे कुछ गलत हो गया। अतः आपसे अपेक्षा है भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि आपके और आपकी टीम के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समय की गरिमा बनी रहे। ये बात फोन से भी कह सकते थे, डांट के कह सकते थे, और पत्र लिखा था तो फिर सार्वजनिक कैसे हुआ? इस पत्र के बाद जो डीएम साहब ने लिखा मयूर भाई, वो बड़ा हैरान कर देने वाला था। डीएम साहब ने लिखा कि मैंने आपकी टीम को बाकायदा बता दिया था, प्रोग्राम 6:30 बजे शुरू हुआ, तो आपकी टीम के द्वारा इस मिसकम्युनिकेशन के लिए आप नैतिक जिम्मेदार हैं। अब बताइए, सब कुछ एक शब्द में खत्म कर दिया। अब इतने बवाल के बाद आप विचार करेंगे कि मंत्री जी जाएंगे तो जिलाधिकारी उन्हें क्या सम्मान देंगे? और इसके बावजूद आज मंत्री जी के समर्थकों ने जिलाधिकारी मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। पत्रकार ने पूछा कि आप ही की सरकार नियुक्त करती है जिलाधिकारी को, आप सत्ता में हो, आप अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी क्यों लगाते हो? तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार होना अलग बात है, लेकिन अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम सरकार का भी विरोध करेंगे। अब आप ये क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपने गुजरात में ऐसा कम आपको देखने को मिलता होगा। माइक म्यूट है आपका। मुझे पता है कि आज समय बहुत कम है और आपको फिर इसके बाद लाइव भी शुरू करना है, तो मैं लंबा नहीं खींचूंगा। हम एक और मुद्दे पर जब बात करेंगे, एमएलसी, बीजेपी के एमएलसी ने एनकाउंटर का खतरा बताया है, उस पर हम जब बात करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि गुजरात में भी मुख्यमंत्री के अलावा, मतलब मुख्यमंत्री जब नरेंद्र भाई थे और आनंदीबेन जब थी तब तक की बात, तब बड़ा रुतबा उनका हुआ करता था, लेकिन बाकी मिनिस्टरों की ज्यादा कुछ अहमियत नहीं है, ये बता दूं आपको। जैसे आपके योगी राज में भी मंत्री महोदय की ज्यादा अहमियत नहीं है, तो वैसे वो एक मिला जुला कल्चर है, लेकिन अपने आप में अजीब सुनने में देखने में लगता है लोगों को। हमको नहीं लगता है, ऑनेस्टली बताएं, क्योंकि हम तो देख चुके, सुन चुके, लेकिन ये सब किससे ही ऐसा जो घटनाएं हो रही है। भाई एक और खास बात आप इस लेटर में देखो, इस लेटर को उन्हें मुख्यमंत्री को लिखना था, इस लेटर को सरकार को लिखना था, अपने सीनियर को लिखना था, क्योंकि वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, तो स्वतंत्र प्रभार जो राज्य मंत्री होता है उसका सीधा मुख्यमंत्री से लिंक होता है, उस विभाग का प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री होते हैं। दूसरी बात,
यूपी के एक मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, जो कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, रायबरेली में सोनिया गांधी जी को चुनाव लड़ाते थे, सोनिया गांधी जी के खिलाफ लड़ चुके हैं। उनके समधी के खिलाफ अभी ईडी की रेड हुई, जो बसपा के इकलौते विधायक थे जी, उनका भी पारा चढ़ गया। तो उन्होंने भी जो लेटर लिखा, उन्होंने गृह मंत्री को लिखा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को नहीं लिखा। तो ये उत्तर प्रदेश में समझ नहीं आ रही है कि लेटर जिसे लिखना चाहिए, भाई जिलाधिकारी ट्रांसफर कौन करेंगे? जो गृह विभाग देख रहे होंगे, जो नियुक्ति विभाग देख रहे होंगे। तो नियुक्ति विभाग जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, गृह विभाग योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं, तो तबादला कौन करेगा? और अगर ऐसे लोगों के जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं उनके तबादले नहीं होंगे तो बगल वाला जिलाधिकारी क्या सोचेगा, हम क्यों किसी मंत्री से दब जाए? मेरे भाई, अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि आरएसएस के बड़े बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं। सबको अपने लाव लश्कर का डर लगता है। ये जो आयमा बन के चलता है, ये आडंबर बन के चलता है भागवत जी के पीछे पीछे, अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो बचेगा कैसे? तो भागवत जी ने 2 चक्कर लगाए। दूसरे चक्कर में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात नहीं की, पहले चक्कर में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की, उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम बुलाए। अंदर खाने की ये खबरें निकल के आई कि वो ये चाहते थे कि भाई आप चुनाव लड़ोगे 27 में, तो आप मेरे से क्या मदद चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि आप हमें 2 लाख संघ के कार्यकर्ता दे दो पूरे प्रदेश के लिए और हम चुनाव निकाल लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप जो हमारे 8 प्रांत हैं उत्तर प्रदेश में आरएसएस की, उन 8 प्रांतों की बैठक ले लो, हमारे संघ के जो प्रांत प्रचारक हैं वो आपके साथ बैठक में मौजूद रहेंगे। तो मेरे भाई, वहां की जो तस्वीरें आई वो बड़ी खतरनाक थी। वो आरएसएस के स्वयं सेवकों ने ये पूछा, ये योगी जी या महाराज जी, आप हमें बताइए कि आपको 9 वर्ष बाद यह ख्याल क्यों आया कि आरएसएस के भी स्वयं सेवक हैं जिन्हें थाने में नहीं घुसने दिया जाता है, दरोगा फोन नहीं उठाता है, तो आखिर हम किस हैसियत से आपका साथ दें? तो वो बैठक टाइम फिस हो गई, 3-4 प्रांतों में हुई, फिर वो आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम बुलाए, ब्रजेश पाठक, उनसे कहा कि आप जाके तत्काल जो बटुकों की बेइज्जती हुई मांग मेला में, उनसे माफी मांग लो। तो वो वहां से निकले, तत्काल दूसरे दिन बटुक बुला लिए गए उनके आवास पर, उनकी इज्जत आबरू की गई, बातें की गई। उसके बाद उन्होंने गाजियाबाद में किया, सब कुछ किया। तो उत्तर प्रदेश में बड़ा असमंजस है। और कहीं ऐसा ना हो जाए जो आपके गुजरात में हुआ था एक बार रूपाणी जी के साथ, कि उन्हें पता ही नहीं लगा, वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि किसी के ना रहने के बाद उसका बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना आकलन है, सबकी अपनी अपनी सोच है जी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनका पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया है। उन्हें तो मीडिया को यह बताना पड़ा कि भैया हमें तो तुम बता रहे हो कि हमारा इस्तीफा हो गया है। नहीं, उनके केस में ये नहीं था, उनको अगले दिन शाम को बता दिया गया था, उनको बता दिया गया था शाम को, अगले दिन शाम। लेकिन ये ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में ना हो जाए, मुझे ये खतरा लग रहा है इस बार, बार बार उठा पटक से। अब देखिए, यही तो है ना, ये बड़ी मतलब समझने वाली बात यही कि योगी जी जिस तरह से पूरी मशीनरी को जो दिखाई दे रहा है कि सेंट्रलाइज करके हैंडल कर रहे हैं, और बाकी किसी का महत्व नहीं दिखाई दे रहा है, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री हो या कोई और मंत्री हो या एमएलसी हो या कोई भी हो, या संघ की बात आपने की, तो मतलब ये है कि हर चीज वहां इर्द गिर्द है योगी जी के। जैसे देश में जो है वो मोदी जी के आसपास है हर चीज, तो वो ऐसे ही अपने आसपास रखना चाहते हैं, मतलब किसी और की कोई हैसियत बने, भले पद कुछ भी हो उसका, कितना बड़ा भी पद क्यों ना हो, लेकिन फिर वो हैसियत नहीं बनेगी। शायद वही मेरे ख्याल से इसका निष्कर्ष तो मुझे यही लगता है कि यही निकलेगा कि भाई आप जो भी हो, लेकिन मुझसे बढ़कर तो नहीं, और हर चीज मुझी से और मुझसे थ्रू होकर ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद अभी वो दिन अभी तो मुझे दूर लगता है, जो आपको आशंका है जिस चीज की, मुझे लगता है कि थोड़ा दूर है अभी। इसमें अभी जो बलाबल है वो नापा जा रहा है कि कभी हमला, अगर छापा मारा जाए तो कौन कितने पानी में है, इसको देखा जाएगा। पर मुझे लगता है कि आज यहाँ समाप्त करेंगे, आपको इसके बाद अपने मंच पे लाइव भी करना है, और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात हुई
वो जो एनकाउंटर वाला मामला है उस पर हम एक और एपिसोड बनाएंगे, जो फरियाद की गई है, डर आशंका जताई गई है उस मामले में। आज बस इतना ही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और दर्शकों आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए। आप अपनी राय, ये प्रयास नया शुरू किया है, हफ्ते में 2 या 3 बार देखते हैं, कोशिश करेंगे कि हम यूपी की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। कैसा लगा ये आप लिख के हमको बताइए। अच्छी बात लगी हो तो आप इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने साथियों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।